ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग फिर एक बार अपने टॉपिक पर आ जाएं। अब मैं फिर एक बार याद दिलाऊं कि आप पार्ट फोर्थ में चल रहे हैं। पार्ट फोर्थ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच जो दुनिया का विकास है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो उसी क्रम में हमने पहला टॉपिक देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के शीघ्र बाद उस युद्ध में जो रायता फैलाया गया था उसको समेटने के लिए पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। उस शांति सम्मेलन ने कितनी अशांति पैदा करने की स्थिति लाई वो तो आप आगे देखेंगे, लेकिन उस शांति सम्मेलन की क्या खामियां थी, उसकी क्या खूबियां थी, क्या सिद्धांत थे। तो मैंने आप लोगों को एक सजेशन दिया है कि देखो, जो कॉन्सेप्ट आप ले रहे हो, पहली बार ले रहे हो और डीप कॉन्सेप्ट ले रहे हो, क्योंकि इसके बिना कोई चारा नहीं है। और एक विषय की जो हमारी समझ होती है वो दूसरे विषय में फायदा पहुंचाती है। मैंने जो खुद महसूस किया है, जो मैं आपसे बिल्कुल ही ओपन शेयर करना चाहूंगा, कि आज के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनको बेसिक शब्दावली पता नहीं होती और एक विषय की समझ नहीं होती तो दूसरी विषय समझ में नहीं आती। वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है कि आपको सारे जनरल स्टडीज के बहुत सारे विषयों का रास्ता खुल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी इसमें बदलते हुए आप देख रहे हो। आप इकोनॉमी का भी, जैसे आज मैंने आपको एक मैटर भेजा है जो आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं जिन्होंने नहीं किया होगा शीघ्र ही कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है रशियन रिवॉल्यूशन समाप्त करके आज मैं उस टॉपिक में घुस भी पाऊं। अब देखता हूं क्या स्थिति बनती है। तो वो टॉपिक है आपकी विश्व आर्थिक मंदी, जो बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक इश्यू बताएगा। आप याद करिए, जब मैंने आपको इनलाइटेन पढ़ाया था तो क्लासिकल अर्थशास्त्र पढ़ाया था। अब यहां पर मैं क्लासिकल अर्थशास्त्र का फेलियर बताऊंगा और केनेशियन अर्थशास्त्र बताऊंगा, और कैसे केनेशियन अर्थशास्त्र ने पूरी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया है। और वहां से लाते हुए आपको मैं प्रेजेंट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पर ला दूंगा, और वर्तमान जो लिबरलाइजेशन में क्राइसिस आ गई है वर्तमान एज तक भी ला दूंगा। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अपने जीएस के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए। लेकिन मुझे सिर्फ डर इतना ही है कि आप अगर मेरे बताए हुए काम नहीं करेंगे, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल आपके विषयों को आसान बनाने जा रही है। कि थोड़ा समय अगर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पर दे देंगे, थोड़ी सी बौद्धिक जुगाली अगर डेली 15-20 मिनट करके उसको, और फिर समय पर 3 बार हर वीक में रिवाइज करिए। एक दिन पहले, एक दिन क्लास के बाद, एक दिन संडे को, और फिर 1 मंथ के बाद फिर रिवाइज करिए। 4 बार अगर रिवीजन हो जाएगा और थोड़ा सा हर दिन 20-25 मिनट सोचने पर देंगे, कुछ क्वेश्चन राइटिंग करेंगे, तो फिर बहुत सारी गुत्थियां आपकी सुलझ जाएंगी, फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो आज हम रशियन रिवॉल्यूशन का शेष पार्ट करेंगे। अभी फिलहाल मैंने आपको कल के क्लास में बताया कि लेनिन सत्ता पर कब्जा करने में कामयाब रहा। ट्रोट्स्की को कहा, जो अक्टूबर या नवंबर, देखो 2 डेट है, एक फरवरी मार्च, दूसरा अक्टूबर नवंबर, क्योंकि दोनों के 2 अलग अलग कैलेंडर हैं, तो कैलेंडर के आधार पर है। अब अक्टूबर क्रांति कहो, नवंबर क्रांति कहो, मार्च क्रांति कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्च क्रांति पहली वाली। तो मैंने आपको पहले बताया कि मार्च क्रांति हुई, उसके बाद लुबाव की सरकार बनी, वो सरकार गिर गई, अप्रैल में बनी थी, जुलाई में गिर गई। फिर केरेंस्की की सरकार आई, जो नरम समाजवादी सरकार थी, उसको ट्रोट्स्की ने निष्कासित किया लेनिन के निर्देशन पर, और फिर लेनिन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित कर ली। अब आज हमें आपको यह समझाना है अच्छे ढंग से कि लेनिन ने जो मतलब आगे जो अब सोवियत रशिया में, अब चूंकि अब उसको सोवियत टर्म आया, सोवियत टर्म उसको रूस के बजाय सोवियत रूस कहा जाने लगा। तो ये जो सरकार लेनिन की सरकार बनी है, और ये तथाकथित जो एक तानाशाही, एक पार्टी की तानाशाही लेनिन ने जो स्थापित किया, सर्वहारा की तो नहीं हो सकी परंतु एक पार्टी की तानाशाही, और फिर लेनिन के अंतर्गत जो रिफॉर्म्स होंगे, सुधार होंगे, और आगे स्टालिन के अंतर्गत जो सुधार होंगे, उन सुधारों पर गौर करने के बाद आप देखोगे कि सोवियत रशिया का एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट होगा। जैसे अब आइडियाज क्या होता है कि मार्क्सवाद के बारे में अगर वेग आइडियाज होता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग बोलते हैं कि यह मार्क्सवाद का फेलियर है। लेकिन यहां पर देखना यह है कि यह पूरी सफलता या फेलियर में कार्ल मार्क्स कहां था। कार्ल मार्क्स ने तो बहुत सारी बातें कही ही नहीं। लेनिन जो सोवियत रूस में क्रांति लाई, क्या मार्क्स के आधार पर लाई?
आप याद करिए, मार्क्स तो एक गलत भविष्यवक्ता सिद्ध हो गया था, क्योंकि उसने कहा था कि क्रांति वहां होगी जो सबसे औद्योगिकृत देश होगा, जहां औद्योगिकरण सबसे ज्यादा होगा। तो उसके अनुसार इस क्राइटेरिया पर या तो ब्रिटेन सफल हो रहा था या जर्मनी। और रूस में जो लेनिन ने क्रांति लाई, वहां पर तो उचित औद्योगिकरण भी नहीं हो चुका था। तो वो तो एक तरह से कृषि पर, उसकी अर्थव्यवस्था में का मूल तो कृषि पर ही आधारित था। कि लेनिन ने अब उसको कैसे औचित्य सिद्ध किया था, मैंने कल आपको थ्योरी में, देखो जब तक आप सोचोगे नहीं, चेंजेज को सोचोगे नहीं, तब तक मुश्किल होगी। थोड़ा सा समय देकर सोचना होगा। और मैं तो अच्छी ढंग से समझाता हूं आपको। जैसे लेनिन ने देखा कि भाई अगर हम मार्क्स महोदय की बात पर रहे तो क्रांति तो कहीं हुई नहीं, अब हम रूस में क्रांति ला रहे हैं, वहां पर औद्योगिकरण वैसा हुआ नहीं। तो लेनिन ने कहा कि देखिए ऐसा है, ये दुनिया की जो पूंजीवादी व्यवस्था है, क्योंकि अब देखो क्रांति तो विश्व क्रांति लानी है, ऐसा तो नहीं कि केवल हमको रूस में क्रांति लानी है और रुक जानी है। रूस की क्रांति तो मतलब एक क्वेश्चन भी पूछा था कभी ऑप्शन में, जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दूंगा और आप जो समझदार लोग हो गए हो तो उस क्वेश्चन को शायद कर भी डालो। जैसे एक प्रश्न दिया था फ्रांस की क्रांति से तुलना करके कि फ्रांस की क्रांति, कम से कम क्रांति की आरंभिक अवस्था में फ्रांस की क्रांति का दृष्टिकोण, फ्रांस की क्रांति का दृष्टिकोण राष्ट्रीय रहा था, परंतु रूस की क्रांति का दृष्टिकोण आरंभ से ही ग्लोबल था, ग्लोबल, विश्वव्यापीकृत। क्योंकि लेनिन जब क्रांति करने जा रहा था तो उसका ये कहना था कि रूस में साम्यवाद, उसका ये कहना था कि रूस में एक साम्यवादी सरकार बनेगी और वो साम्यवादी सरकार इस विचारधारा को फैलाएगी जिसको मार्क्सवाद या साम्यवाद कहते हो, इस विचारधारा को दुनिया में फैलाएगी, दुनिया में मार्क्सवादी क्रांति आएगी और पूरे दुनिया में, विश्व में साम्यवाद या मार्क्सवाद स्थापित होगा। वो ये कहां बोल रहा था कि ये क्रांति हम केवल रूस में ला रहे हैं। रूस तो बस बोल रहा था पहला स्टेप है, तो उसका कहना था कि जंजीर है पूरा वर्ल्ड, उसमें मजबूत कड़ी है जर्मनी और ब्रिटेन, वहां पर हथौड़ा मारेंगे तो टूटेगा नहीं। कमजोर कड़ी रूस है, क्योंकि वहां पर अभी औद्योगिकरण नहीं हुआ है, तो वहां पर हथौड़ा मारते हैं पूरी जंजीर टूट जाएगी। तो पहली बात तो हमारे आपके बीच क्लियर हुआ कि लेनिन ने जो क्रांति की रणनीति बनाई वो कार्ल मार्क्स की कही गई रणनीति से अलग था, अलग थी। नंबर 1। नंबर 2 कि आपने देखा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा क्रांति होगी। मैंने उसका कहना था कि हजारों मजदूर हाथ में हथौड़ा लिए आएंगे, सिस्टम को तोड़ देंगे। लेकिन याद करिए, जो सोवियत रूस में जो साम्यवादी सरकार या बोल्शेविक सरकार, उसी को साम्यवादी या मार्क्सवादी सरकार, जो दुनिया की पहली मार्क्सवादी सरकार बनी, वहां पर आपको क्या हथौड़ा लगे हुए देश, हथौड़ा लिए हुए हाथ में मजदूर दिखे? नहीं दिखे ना। किसने लाई क्रांति? किसने वहां पर सरकार स्थापित की? तो ट्रोट्स्की के अधीन चुने हुए प्रशिक्षित वॉलेंटियर्स, ट्रोट्स्की के अधीन प्रशिक्षित और चुने हुए वॉलेंटियर्स, जिसने बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा किया। कहीं सर्वहारा क्रांति नहीं था। बताइए कार्ल मार्क्स यहां कहीं है? नहीं ना। अच्छा, अब तीसरी पर आएंगे। अब हम जो लेनिन का एक्सपेरिमेंट बताएंगे और स्टालिन का एक्सपेरिमेंट बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कार्ल मार्क्स को इससे कोई लेना देना नहीं। ये एक देश में होने वाला प्रयोग है। क्योंकि कार्ल मार्क्स तो एक बेसिकली एक थियरिस्ट था, वह एक विचारक और सैद्धांतिक व्यक्तित्व था। फील्ड वर्क तो किया नहीं था, तो उसको एक्सपीरियंस तो था नहीं। वो कुछ लिखकर मर गया और उसको लेनिन ने अपने ढंग से संशोधित कर लिया, स्टालिन ने अपने ढंग से संशोधित कर लिया, यहां मार्क्स, यहां माओ चीन में अपने ढंग से संशोधित करेगा, हो ची मिन वियतनाम में अपने ढंग से संशोधित करेगा। तो पहले तो कोई यूनिफॉर्म एक मॉडल होगा नहीं। तो आप ही बताइए, अभी तो आपने सोवियत रूस का विघटन नहीं समझा है, नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। बस मेरी चिंता सिर्फ यही है कि जिस दिन मैं वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त करूंगा, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि जो खंड प्रथम से लेकर और लास्ट खंड तक हम
आप में से कितने लोग परिवर्तन की समझ विकसित हो गई, तो उस समय अधिक से अधिक आपके लोगों का हाँ जवाब आना चाहिए। यही मुझे बहुत अधिक शांति और सांत्वना देगी। उसमें अगर आप लोग हताश हो गए, बताए नहीं मैं भूल गया, नहीं कनेक्टिविटी हुई, तो मुझे लगेगा कि आपने ईमानदारी से काम नहीं किया। आपको दिमाग से नहीं दिल से भी काम करना है। दिमाग से किया हुआ काम कभी विफल हो सकता है, लेकिन दिल से किया हुआ काम कभी विफल नहीं हो सकता है। पहली बात अब बताइए, आपको याद तब रहेगा जब विषय में मजा आएगा। तो पहले मैं अंकुर के माध्यम से आप लोगों से एक प्रश्न जानना चाहूंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने और समझने में मजा आ रहा है कि नहीं। अगर मजा आ रहा है तब तो ठीक है, तब तो आपको याद रहेगा। अगर मजा नहीं आएगा तो याद नहीं रहेगा। तो पहले ये बताइए, आर यू एंजॉयिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट और नॉट? सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, पहले कल का क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, तब हम पहले लेनिन के सुधार पर आएंगे, फिर स्टालिन के सुधार पर आएंगे, और लास्ट में आपका आता है रूस की क्रांति का महत्व, तो वह भी जान लेंगे। फिर कल के लिए क्वेश्चन इससे आपको दे देंगे। अब अगर समय बचा तो थोड़ा विश्व की आर्थिक मंदी की तरफ चलेंगे, लेकिन हाँ पहले इंटीग्रेट करने के बाद। तो चलिए, तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यही थी कि रूस की क्रांति की पृष्ठभूमि पहले ही निर्मित हो रही थी, परंतु प्रथम बेजुद ने उसे अवश्यंभावी बना दिया। परीक्षण कीजिए। 150 शब्द का है। देखो इसमें चुनौती क्या आती है, जो तुम लोग कहोगे पहले ही बता देता हूं। एक जब आप कलम उठाते हो तो आपके सामने चुनौती आती है कि स्टार्ट कैसे करें। ये बहुत आसान सी चीज है। आप अच्छे अच्छे कुछ सेंटेंस याद रखो। आप देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई इनबॉर्न विद्वान होता है, कोशिश करने से होता है। हम देखो, जानते हो, हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का एफर्ट्स इतना ऑनेस्टली एफर्ट्स लगा रहे कि एफर्ट्स लगने से याद भी रहेगा और बाकी सारी चीजें भी होंगी। मतलब कोशिश करते रहो, कोशिश। तो पहले तो एक अच्छा, मतलब एक अच्छी इंट्रोडक्शन। अब ये क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल है, तो कोई इसमें स्टैंड लेना नहीं, एक अच्छी शुरुआत हो जाए। उसके बाद फिर दूसरी चुनौती आती है कि आप अगर सारे पॉइंट्स को या सारी चीजों को लिखोगे ढंग से तो 500-600 शब्द हो जाएंगे, और लिखना है 150 शब्दों में। तो उन्हीं बातों को संक्षिप्त रूप में और अपनी भाषा में लिखना होता है। तो कोई बात आप संक्षिप्त रूप से और अपनी भाषा में तब लिख सकते हो जब वो ज्ञान पच जाता है। लेकिन आप लोगों के साथ प्रॉब्लम, आप लोगों की गलती नहीं है। आपकी जगह मैं रहता तो मैं भी प्रॉब्लम फेस करता। आज टॉपिक होता है और कल मैं क्वेश्चन दे देता हूं। तो आप अभी आप कुतरते हो, कुतरने के बाद ढंग से चबा भी नहीं पाते हो। पहले कुतरा जाता है, फिर ढंग से चबाया जाता है, ढंग से चबाने के बाद फिर बौद्धिक जुगाली की जाती है, और बौद्धिक जुगाली करने को जब झाग वाग निकलने लगता है तब इफेक्ट आता है राइटिंग का। तो उतना आपको अवकाश नहीं मिलता, और हम अगर ऐसे करेंगे तो आप राइटिंग सीखेंगे कैसे? तो मेरा प्रयास है कि अभी आप सीख लीजिए, चिंता मत करिए। जो लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं लिख पा रहे हैं उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय के बाद आप बिल्कुल लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या अंकुर, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ आइडिया लो इनसे, क्या पोजीशन है? इंट्रोडक्शन तो बहुत आसान है। देखो मैं कैसे इसको स्टार्ट करता हूं। रूस की क्रांति विश्व इतिहास में रूस की क्रांति एक महत्वपूर्ण विभाजक रेखा बनकर आई। यह उस प्रश्न
का जवाब, उस प्रश्न का जवाब, जो प्रश्न 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में अनुत्तरित का मतलब है जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला हो, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अनुत्तरित कहते हैं। आप लोगों को थोड़ी सी वहां पर आड़े आती होगी कि मेरे पास शब्दकोश ज्यादा है तो हम उससे फायदा उठा लेते हैं। आप में अभी शब्दकोश कम है, हम होंगे कामयाब एक दिन, भरोसा रखिए। आपको मैंने एक अलग कॉपी बनाने के लिए कहा। अनुत्तरित शब्द अगर आपको नया सुनने में लगा, आप बगल में आपकी कॉपी रखी हुई, क्लास के बाद उस कॉपी में उस शब्द को लिखिए अनुत्तरित, जिस प्रश्न का उत्तर ना मिला हो तो अनुत्तरित। वो अब कभी तुम लिखने में उसका इस्तेमाल कर लोगे, एक दो बार इस्तेमाल कर लोगे, तुम्हारा अपना शब्द हो जाएगा। शब्द भी चुराए जाते हैं और चुराने के बाद उसको अपना बनाए जाते हैं। कोई भी विद्वान पैदा नहीं होता, वो उसको बनना पड़ता है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो जो प्रश्न 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में अनुत्तरित रह गई थी, कॉमा बंद, उस प्रश्न का जवाब, जो प्रश्न 1789 में अनुत्तरित रह गई थी, बनकर आई थी। देखो ये व्याकरण का नियम तो यही कहता है, नहीं तो लोग ऐसे पढ़ा लिख देते हैं उन प्रश्न का जवाब थी जो 1789 से पहले, ये जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में अनुत्तरित रह गई थी, तो भी चलेगा। हम थोड़ा ग्रामेटिकली ज्यादा करेक्ट लिख दिया तो ये हो गया। अब इसके बाद पैराग्राफ, ये 2 सेंटेंस हो गया। तुम चाहते तो एक ही सेंटेंस में इंट्रोडक्शन लिख के छोड़ देते, अब ये 2 सेंटेंस हो गया, इंट्रोडक्शन और थेसिस। अब यहां पर पैराग्राफ चेंज करोगे और कहोगे कि इसकी पृष्ठभूमि एक लंबे काल से निर्मित हो रही थी। चाहे इसके पृष्ठभूमि निर्मित, चाहे इसका आधार निर्मित करने में राजतंत्रवाद निरंकुशता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1917 में रूसी राजतंत्र की वही स्थिति थी जो 1789 में फ्रांसीसी राजतंत्र की थी। सामाजिक विभाजन ने लोगों के असंतोष को और भी बढ़ाया, विशेषकर दासों की दशा खराब थी। फिर तीसरा लाइन में लिख दीजिए कि राज्य के द्वारा जो आर्थिक सुधार, कृषि और औद्योगिक सुधार को प्रोत्साहन दिए जा रहे थे, उसका फायदा भी जनसामान्य को नहीं मिला था। और उसी समय लियो तोल्स्टॉय से लेकर मैक्सिम गोर्की तक विभिन्न विचारक लोगों के असंतोष को व्यक्त कर रहे थे, पैराग्राफ चेंज करके। फिर भी एक क्रांति की स्थिति टल सकती थी, विशेषकर इसलिए कि राजतंत्र स्वयं सुधार कर रहा था, परंतु प्रथम विश्व युद्ध ने उसे अवश्यंभावी बना दिया। और तब दोगे कि प्रथम विश्व युद्ध के मध्य वस्तु, अब अगर डिटेल्स में लिखोगे तो सब संख्या ज्यादा होगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय आवश्यक वस्तुओं की कमी और मूल्य वृद्धि की समस्या ने एक व्यापक जन असंतोष उत्पन्न किया। और उसी समय राज दरबार में जारीना और रासपुटिन के द्वारा किए जाने वाले षड्यंत्र ने राजतंत्र की प्रतिष्ठा को और भी धूमिल कर दिया। और इस कारण से जो क्रांति इस कारण से जो रूसी क्रांति है उसका होना लगभग तय हो गया। और तब निष्कर्ष लाइन दे दीजिए कि इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध ने रूस की क्रांति में निर्णायक भूमिका निभाई। तो बस यही है, ये स्टेट क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं, केवल कम शब्द में लिखना, यही चुनौती है। चलिए अब हम, लेनिन ने सत्ता ग्रहण की तो एक पार्टी का शासन, एक पार्टी की तानाशाही के अंतर्गत उठाए गए कदम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेनिन ने कौन से कदम उठाए। तो पहला देखो, एक एक समस्या मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद ही होता जाएगा। देखो पहली समस्या थी, वो पहली समस्या थी युद्ध की समस्या। युद्ध की समस्या से हमारा आशय है कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध के मध्य लेनिन से पहले, यानी जो बोल्शेविक पार्टी की सरकार बनी थी, उससे पहले 2 सरकारें और भी आ चुकी थी, एक लोवाव की सरकार और एक केरेंस्की की सरकार।
मुख्य मुद्दा यह था कि रूस को, मतलब ये जो सोवियत रूस है, अब तो सोवियत रूस हो गया, कम्युनिस्ट रशिया को, इसको युद्ध में कंटिन्यू करना चाहिए या जर्मनी के साथ समझौता करके इस युद्ध से बाहर हो जाना चाहिए। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम थे और अंतर्राष्ट्रीय संधि की जो बाध्यता थी वो तो कहती थी कि नहीं, सोवियत रूस को, सरकार जो भी परिवर्तित हो जाए, लेकिन ये तो आपका राष्ट्रीय कमिटमेंट है कि आप एलाइड पावर्स के मेंबर हो, आप मित्र राष्ट्र के सदस्य हो और मित्र राष्ट्र के साथ संधि में बंधे हुए हो। लेकिन लेनिन ने इसकी व्याख्या इस आधार पर की कि देखिए, यह युद्ध तो पूंजीवादियों के द्वारा आपस में, वही साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण, उसने कहा था कि साम्राज्य प्राप्त करने के लिए आपस में साम्राज्य का जो बंदर बांट होगा उसी कारण से युद्ध छिड़ेगा। तो इसका कहना था कि भाई देखो, ये युद्ध तो पूंजीवादियों का है, यह है लूट के माल के बंटवारे के लिए, इसमें साम्यवादी या मार्क्सवादी सोवियत रूस को क्या लेना देना नहीं। इसने कहा कि हम जर्मनी से पृथक संधि करके युद्ध से अलग होंगे। उसने जर्मनी के साथ मार्च 1918 में उसने ब्रेस्ट लिटोस की संधि कर ली। जर्मनी में मार्च 1918 में वो जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोस की संधि कर ली। उसको ये लगता था कि चलो कोई नहीं, अब हमने जो ब्रेस्ट लिटोस की संधि कर ली तो उसको लगता था कि कोई बात नहीं है, जो संधि है, ये संधि के बाद हम इस युद्ध से अलग हो जाएंगे। उसको बड़ी खुशी हुई। तब हमें क्रांति को और भी संगठित करने का और सोवियत रूस को मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। एक मिसकैलकुलेशन सिर्फ यही हो गया कि लेनिन को लग रहा था कि भाई देखो, वैसे भी विलियम कैसर से उसके अच्छे संबंध थे, जो जर्मन शासक था, तो उसको लगता था कि हमने तो स्वेच्छा से संधि की है, मैं युद्ध तो हारा नहीं हूं, तो हमारे और सोवियत और हमारे और जर्मनी के बीच जो संधि होगी वह एक शांतिपूर्ण प्रजातांत्रिक संधि होगी। और इस तरह की जो प्रजातांत्रिक संधि होगी उसमें युद्ध मुआवजे के लिए, लेने देने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। बस मित्रता, बस हम लोग गले मिलेंगे और अलग हो जाए और युद्ध को समाप्त कर देंगे। लेकिन जर्मन शासक जो विलियम कैसर है वो बहुत खौफनाक निकला। उसका अभी पलड़ा ऊपर था, तो उसने सोचा यही मौका है। उसने सोवियत रूस को बहुत दंडित कर दिया और इस संधि में सोवियत रूस से 1/4 यूरोपीय भूभाग की मांग कर दी। लेनिन के लिए तो बहुत कष्टकर था, लेकिन लेनिन ने यह सोचा कि अभी हमारा उद्देश्य, पहला उद्देश्य है क्रांति को संगठित करना। तो क्रांति को संगठित करने के लिए कुर्बानी हमें करनी पड़ेगी। जानते हो, ब्रेस्ट लिटोस की संधि में उसने 1/4 भूभाग सोवियत रूस ने अपने 1/4 भूभाग जर्मनी को अर्पित कर दिया। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जिज्ञासा का विषय क्या होना चाहिए। इतनी सारी बातें मैं एक साथ बता रहा हूं तो आपको भूलने की अनुमति तो दूंगा नहीं। देखिए, अब ऐसा तो उसने कर डाला। अब एक पहले यहां रुकते हैं, फिर हम इसके परिणाम पर आएंगे। जर्मनी ने मार्च 1918 में 1/4 सोवियत रूस का भूभाग छीना ब्रेस्ट लिटोस की संधि में, और नवंबर 1919 में जर्मनी युद्ध हार गया। तो मित्र राष्ट्रों ने उसको पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में खींच के वर्साई की संधि में दंडित किया। तो अब क्यूरियोसिटी हमारी यह है कि क्या आपको लगता है कि जब मित्र राष्ट्र जर्मनी के साथ न्याय कर रहे थे तो उनको यह पता था कि जर्मनी ने सोवियत रूस से 1/4 यूरोपीय भूभाग छीना है? तो उन्होंने उस 1/4 यूरोपीय भूभाग को क्या किया? जर्मनी के पास रहने दिया। एक पॉइंट बता रहा हूं, आप लोग एक करिएगा, टाइप करिएगा। जर्मनी के पास रहने दिया 1/4 सोवियत रूस के भूभाग को। 2 करिएगा, सोवियत रूस को वापस जर्मनी से छीनकर लौटा दिया, तो 2 करिएगा। और उसको सोवियत रूस से, उसको जर्मनी से पृथक करके सोवियत रूस को नहीं लौटाया बल्कि उस क्षेत्र को स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया, तो 3 करिएगा। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, एक आप लोग टाइप तब करिएगा जब उस भूभाग उसने जर्मनी से नहीं छीना जो सोवियत रूस से जर्मनी ने छीना था। दूसरा, जर्मनी से छीनकर सोवियत रूस को वापस कर दिया। और 3 तब करिएगा कि जर्मनी से छीना परंतु सोवियत रूस को वापस नहीं किया बल्कि उसको स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया।
इसमें आप क्या टाइप करना चाहेंगे 1 to 3 में। अंकुर मेरे आइज का काम करता है, आप जानते ही हैं। ही विल इन्फॉर्म मी कि आप में से अधिकांश लोगों ने क्या टाइप किया। मैक्सिमम 3। वेरी गुड, स्मार्ट लोग हो आप लोग समझ पा रहे हो, मुझे बड़ी खुशी हो रही। यही तो लेना है। मैं एक बात बताऊं कि विल्सन जो 14 सूत्री कार्यक्रम लेकर आया था यूरोप में, तो मैं आपको यह बताऊं कि मैंने जानबूझ के 14 सूत्रों की चर्चा नहीं की है, क्योंकि 14 सूत्रों की चर्चा करता तो बहुत ज्यादा हो जाता। लेकिन मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं 14 सूत्रों में एक सूत्र यही था कि रूस को उसका भूभाग, जैसे 14 सूत्र में वुडरो विल्सन ने एक सूत्र लाया था कि सोवियत रूस को उसका भूभाग वापस कर दिया जाएगा, तो ये तो उसका 14 सूत्र में था। लेकिन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज था और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंसो था, उसके दिमाग में कुछ और खुरापात आ रहा था। उसने कहा कि नहीं, सोवियत रूस कम्युनिस्ट कंट्री है, आउटकास्ट है, जर्मनी से कम नफरत लायक नहीं, उसके भूभाग को वापस क्यों करेंगे। तो क्या किया पता है, क्योंकि वो जो सोवियत रूस से वो 1/4 यूरोपीय भूभाग छीना गया था, जर्मनी की सीमा पर छीना गया था, जर्मनी की सीमा पर। तो उन्होंने क्या किया कि उन क्षेत्र को 4 राष्ट्रों में विभाजित कर दिया। एक बनाया फिनलैंड, दूसरा बनाया लैटविया, तीसरा बनाया एस्टोनिया, एंड 3 है लैटविया लिथुआनिया। माने एक फिनलैंड, दूसरा लैटविया, तीसरा लिथुआनिया और चौथा एस्टोनिया। फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये 4 राष्ट्र बना दिए किसकी सीमा पर, तो सोवियत रूस की सीमा पर, सोवियत रूस और जर्मनी। इसके पीछे मकसद क्या था पता है, बफर रीजन कहते हैं मिडल रीजन को, मध्यवर्ती क्षेत्र को, कि 4 राष्ट्र बफर के रूप में रहेंगे। इधर से रूसी साम्यवाद पश्चिमी यूरोप में नहीं आएगा, क्योंकि उनको साम्यवादी विचारधारा से डर लग रहा था। जैसे आपको याद होगा कि वियना कांग्रेस को जैकोबियन विचारधारा से डर लग रहा था। वियना कांग्रेस को जैकोबियन, जो फ्रांस का जैकोबियन विचारधारा है, उससे भयभीत था। डेविड थॉमसन लिखता है। तो जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस है, वह पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस कि वह साम्यवादी विचारधारा से, वो कम्युनिज्म से भयभीत है। तो सोच रहा है कि 4 राष्ट्र उसको रोक देंगे। तो इस बात को ध्यान रखना। अब एक प्रश्न मैं यहां पर छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, जो हम आगे करेंगे, अभी नहीं। अब देखना ये 4 राष्ट्रों का क्या होगा आगे, स्टालिन क्या करेगा, लेनिन का उत्तराधिकारी, ये देखना है। अभी मैं इसको गेसिंग छोड़ दे रहा हूं। उसमें मैं पूछूंगा कि आए कहां से थे, तो आपको बताना होगा, और आप लोग स्मार्ट एनफ हो, आप लोग बता ही दोगे। तो चलिए अब देखिए, संधि तो लेनिन ने कर ली, भूभाग भी दे दिया। मित्र राष्ट्र हो गए नाराज। उनको लगा कि भाई इसने तो अंतर्राष्ट्रीय संधि तोड़ दी, ये तो हमारे साथ मित्र था, और जाके अकेला जर्मनी से समझौता कर लिया। तो ब्रिटेन, फ्रांस, उसके साथ संयुक्त अमेरिका भी युद्ध में आ चुका था, फर्स्ट होम बेस युद्ध में, आपको पता है। और उधर जापान को भी उसने गुप्त संधि के तहत ला दिया था। तो चारों ने मिलकर सोवियत रूस पर हमला कर दिया। बस अभी साम्यवादी सरकार स्थापित हुई, बस सोवियत रूस पर हमला कर दिया। अब सोवियत रूस पर हमला कर दिया तो लेनिन ने बहुत साहस का परिचय दिया और ट्रोट्स्की को कहा कि एक मजबूत सेना तैयार करिए, हम इसका मुकाबला बड़े शिद्दत से करेंगे। और उसने बड़े शिद्दत से एक मजबूत सेना की बदौलत इनका मुकाबला किया। वैसे मित्र राष्ट्र भी ऑलरेडी प्रथम विश्व युद्ध से लड़ते लड़ते थके हुए थे, तो उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर हट गए वहां से। उसके बाद जो साम्यवाद है, उसको और भी ज्यादा पश्चिमी पूंजीवाद से, मतलब एक तरह से वैर हो गया। उनको लगा कि भाई ये तो हमारी भ्रूण हत्या तो समझते ही होंगे, इसने तुम्हारी भ्रूण हत्या करनी चाहिए, हम पैदा ही हुए थे तो हमको मारना चाहा। तो खैर एनीवे, इससे पारस्परिक अविश्वास और भी बढ़ गया, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और भी बढ़ गया। तो चलिए ये बात हुई। अब लेनिन ने 2 तरह की नीति अपनाएगा। लेकिन एक को कहते हैं, लेनिन की नीति को एक का नाम देते हैं दंड की नीति। दंड की नीति उसको नहीं, पॉलिसी ऑफ टेरर, हाँ, आतंक की नीति।
और दूसरा आपको मिलेगा रियायत की नीति। अब क्रांति को संगठित करना है तो दोनों नीति अपनाई, दंड की नीति और रियायत की नीति। अब देखो दंड की नीति में क्या किया कि उसने एक पार्टी की तानाशाही स्थापित कर दी। आतंक की नीति, एक पार्टी की तानाशाही मतलब कोई हर तरह की स्वतंत्रता को दबा दिया गया। और दूसरा एक चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बना है, चेका नामक गुप्त पुलिस। देखो ये जो गुप्त पुलिस होती है उसकी भी बड़ी अजीब चीज होती है। जो इस तरह का कोई भी जो तानाशाही सरकार होती है वो तानाशाही सरकार अपनी गुप्त पुलिस रखती है और गुप्त पुलिस की सहायता से अपने विरोधियों का सफाया कर देती है। तो जैसे अब लेनिन ने चेका नामक गुप्त पुलिस बनाया, आगे देखोगे मुसोलिनी ने ओबरा बनाया, हिटलर ने गेस्टापो नामक गुप्त पुलिस बनाया। तो सभी ने अपनी अपनी गुप्त पुलिस को स्थापित किया। एक चेका, एक ओबरा, एक आप कह सकते हैं कि चेका नामक संगठन है, ओबरा नामक संगठन है, गेस्टापो नामक संगठन है। लेकिन लेनिन इस बात के प्रति सावधान था। आपको याद है लेनिन ने अपने दुश्मनों का सफाया किया और आतंक की नीति अपनाई, लेकिन जो जैकोबिन आतंक था उससे उसने सबक लिया था। उसने देखा था कि जैकोबिन आतंक में क्या हुआ कि जो हुक्मरान था फ्रांस का, जैसे रॉबस्पियर था, तो उसने अपने मित्रों का भी सफाया कर दिया। कहना था कि नहीं, हम दुश्मनों का सफाया करेंगे, मित्रों के साथ नहीं करेंगे। मतलब ये जो आतंक की नीति होगी वो बाह्य होगी, आंतरिक नहीं होगी। तो इतना कम से कम किया। अब तीसरा उसने क्या किया कि उसने एक आर्थिक नीति लागू की थी, उसको कहते हैं वॉर कम्युनिज्म। वॉर कम्युनिज्म को हिंदी में कहते हैं युद्धरत साम्यवाद। युद्धरत साम्यवाद। अब एक ही बताइए, एक चीज, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए कार्ल मार्क्स, ये तो हुआ क्रांति की बात। क्रांति के बारे में जो कार्ल मार्क्स ने कहा था, लेनिन उस राह पर चलकर क्रांति नहीं ला सकता था, तो लेनिन ने अपनी राह अपनाई और सोवियत रूस में क्रांति लाई। अब मैं एक दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि कार्ल मार्क्स ने क्रांति के बारे में तो बताया था, परंतु कार्ल मार्क्स ने यह बात नहीं बताई थी कि अगर साम्यवादी सरकार स्थापित होगी या डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट कैसे कि जब सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी, तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बाद जो सरकार होगी वो सरकार का स्वरूप क्या होगा, उसके विषय में लेनिन बिल्कुल मौन है। सॉरी, मार्क्स बिल्कुल मौन था, वो कुछ नहीं बोला था। तो आगे जो भी होगा वो लेनिन और स्टालिन का अपना एक्सपेरिमेंट होगा सोवियत रूस में। और सोवियत रूस में जो मॉडल खड़ा होगा उसको मार्क्सवादी मॉडल कहते हो, लेकिन कार्ल मार्क्स को उसे कोई लेना देना नहीं था। अब आप ही बताओ, अगर सोवियत रूस का मॉडल विफल हुआ तो उसके लिए मार्क्सवाद की विफलता कहना उचित है, क्योंकि उसमें तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा कहीं फॉलोड नहीं हुई। वो तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से परिवर्तन होगा। तो खैर एनीवे, युद्धरत साम्यवाद क्या है कि जिस समय मित्र राष्ट्रों ने सोवियत रूस पर हमला कर दिया था ब्रेस्ट-लिटोव की संधि के बाद, और लेनिन को बहुत ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत थी, तो लेनिन ने एक बड़ा ही मतलब जितनी भी संपत्ति थी फॉर टाइम भी 1918 में, ये युद्धरत साम्यवाद का टाइम आप कह सकते हो 1918 से 21, 3 वर्ष तक लगाया। उसने सारे उद्योगों पर और जितना भी प्रोडक्शन था उस सबको राज्य के नियंत्रण में रख दिया और राज्य के सुपरविजन में रख दिया। और जो उद्योग थे उद्योगों पर अंकुश लगाया। कहा कि भाई देखो, आप अगर एक सीमा तक प्रोडक्शन नहीं देंगे, अगर आपका प्रोडक्शन एक सीमा से गिरा तो प्रबंधन को दंडित किया जाएगा। और एक तरह से क्या कहते हो, बंदूक की नोक पर उत्पादन करवाने लगा कि आप उत्पादन करो या मरो। मतलब इतना तक कि अपने टारगेट ना पूरे करने वाले को डेथ सेंटेंस तक का भी प्रोविजन दे दिया। अब लेकिन उसको एक बड़ा कड़वा अनुभव मिला 1921 तक। उसने देखा कि अरे 1921 में जो रूस की अर्थव्यवस्था थी या उत्पादन था, वह 1914 के उत्पादन से मात्र 13% रह गया था। मतलब उत्पादन उल्टा और गिर गया। तो उसकी आंखें खुली कि नहीं, उत्पादन डंडे के बल पर नहीं करवाया जा सकता। आप जानते हो 1921 में उसने जो आर्थिक नीति लागू की, जो आपने मेरे मैटर में पढ़ा होगा, उसको कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अथवा नेप, नई आर्थिक नीति।
उसमें उसने लगभग 90% अर्थव्यवस्था को निजी पूंजी के अंतर्गत रख दिया। आप तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र तो समझते हो। अर्थव्यवस्था अगर राज्य के नियंत्रण में हो तो सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं उसको, और अगर निजी व्यक्ति को मुनाफा कमाने का अधिकार हो, व्यवसाय करके मुनाफा खुद रखने का अधिकार हो, तो उसको निजी क्षेत्र बोलते हैं। या अपना उद्योग चलाने का, उस उद्योग से मुनाफा अर्जन करने का अधिकार हो, तो 90% अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र में रख दिया। तो लगभग 90% अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र में रख दिया। और पहले क्या होता था, जो किसान जो उत्पादन करते थे युद्धरत साम्यवाद के समय, यानी वॉर कम्युनिज्म के समय, तो किसानों का पूरा उत्पादन राज्य कहता था कि भाई यहां स्टोरेज करो, आपको केवल अपने भरण पोषण के लिए मिलेगा। अब उसने ये पद्धति छोड़ दी। उसमें तो किसानों को उत्पादन करने का इंसेंटिव ही नहीं मिलेगा, उत्प्रेरणा ही नहीं मिलेगी। तो उसने एक नए नियम निकाले। उसने कहा कि देखिए, किसान अपना उत्पादन खुले बाजार में बेचे, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, केवल टैक्स के तौर पर अपने उत्पादन का एक अंश राज्य को दे, जो राज्य स्टोरेज करता था। तो उससे किसानों को उत्पादन करने की उत्प्रेरणा मिली। उसी तरह उसने देशी उद्योगपतियों को और विदेशी उद्योगपतियों को सोवियत रूस में निवेश करने की छूट दे दी कि आप निवेश करिए और मुनाफा का अंश भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन इस बात की लेनिन की आलोचना हुई, चूंकि आप साम्यवाद या समाजवाद या मार्क्सवाद कहते हो, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी और उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए जगह नहीं है, और लेनिन ने इतनी छूट दे दी थी। तो किसी आलोचक ने लेनिन को कहा कि देखिए, आप तो साम्यवाद या मार्क्सवाद की पद्धति से हट गए। तो उसने जवाब दिया कि अगर हम 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हट गए तो भी तो हम 2 कदम आगे हैं। तो उसने इस तरह की घोषणा की कि भाई, हम अगर 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हट गए तो 2 कदम फिर भी आगे अपने पोजीशन को जस्टिफाई किया। एक बात मैं कहना चाहता था कि एक उसने और भी काम किया था ऊपर, जो मेरा छूट गया, मैटर में मिला होगा। जैसे आपको याद होगा जो मैंने कहा था कि क्रांति के मध्य किसानों ने जमींदारों की भूमि पर कब्जा कर लिया था और उसको अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो अब लेनिन के सामने वहां भी एक चुनौती थी कि कौन सी नीति का पालन करें, क्योंकि देखो, साम्यवाद या मार्क्सवाद में निजी संपत्ति के लिए जगह नहीं थी। तो तरीका से तो ये होना चाहिए था, अगर समाजवाद की नीति को फॉलो करता तो तरीका से तो ये होना चाहिए था कि किसानों से वो सारा लैंड वापस लेकर, जमींदारों को नहीं दिया जाता, किसानों से लेकर और राज्य के नियंत्रण में, या वहां पर उसको सहकारी खेती बना दी जाती जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए जगह नहीं होती। उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो अभी देखो, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अभी साम्यवादी सरकार अभी स्थापित हुई थी। तो साम्यवादी सरकार अभी स्थापित हुई थी, तो एक बहुत बड़ी चुनौती यह थी कि अभी तो सरकार स्थापित ही हुई है, और अगर किसानों का सपोर्ट नहीं मिला तो सरकार चल नहीं पाएगी, फिर कमजोर हो जाएगी, आधार कमजोर हो जाएगा। तो किसानों को तो मित्र बनाना पड़ेगा। तो उसने नियम निकाल दिया कि हाँ, जिन किसानों के पास, जिसने भूमि पर कब्जा किया हुआ, वो आपकी भूमि है, रखिए आप उसको। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन था। तो पहले इतना आप लोग एश्योर करिए कि इतना आप समझ गए हो, तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। थोड़ा सा आप हिंट करिए और फास्ट होइए। ओके है, गुड। तो ये आपने देखा, इसको कहते हैं। अब देखो, रियायत की नीति में 2 है। एक तो नेप, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मैंने पहले ही थोड़ा समझा दिया, रियायत की नीति है। इसने समाजवाद के मॉडल के साथ समझौता किया। तो किसान तो रियायत दिया, कि उसने रियायत यह दी कि 90% इकोनॉमी को निजी पूंजी के अंतर्गत रख दिया। तो दैट वाज अ टाइप ऑफ कंसेशन, यू कैन से। तो एक तो ये हुआ। अब दूसरा उसने क्या किया कि देखो, आपको मैंने 3 साम्राज्य बताए थे, याद है? आप लोग जरूर स्मार्ट लोग हो, आपको जरूर याद होगा। ऑटोमन साम्राज्य, हैब्सबर्ग साम्राज्य और रूसी साम्राज्य शुरू में।
क्योंकि देखो एक्चुअली होता क्या है, कई बार हम एक टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं तो मेरे दिमाग में ये भी होता है कि यह टॉपिक को अभी बताना इसलिए आवश्यक है कि आगे भी इसकी चर्चा होगी। अब जैसे देखो, हम लेनिन के बाद स्टालिन पढ़ाने के लिए बाध्य नहीं थे, स्टालिन छोड़ सकते थे। हम स्टालिन क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि फिर हमें सोवियत रूस का विघटन जहां बताना होगा तो वहां बिना स्टालिन के समझ में ही नहीं पाओगे। तो और फिर इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं समझोगे, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं समझोगे, कहां से दुनिया में इकोनॉमिक प्लानिंग आया, कहीं ये पंक्ति मिलेगी तो उसे तुम जुड़ नहीं पाओगे। तो मुझे जानते हो, मेरा लाइफ का प्रिंसिपल है कि थोड़ा जानना सरल है और कम जानना मुश्किल है। क्योंकि अगर हम कम जानते हैं ना तो हमें याद करना पड़ता है, और अगर ज्यादा जानते हैं तो एक समझ को दूसरे समझ से जोड़कर और अपने ढंग से लिखते रहते हैं। तो हमें तो भाई सोशल साइंस बहुत मजेदार लगता है। हमें लगता है कि हम पहले एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़कर पढ़ें, फिर एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ें। हमारे जीवन के लिखना तो ही 150 वर्ड्स है, 200 वर्ड्स है, वही तो लाले पड़ जाते हैं। अगर वो याद रहे कुछ, तब तो हम एग्जामिनेशन कोई भी आदमी क्वालिफाई ही कर जाए तुरंत। वही याद कैसे रहेगा? और जब तक कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तो याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तो कॉन्फिडेंस से लिख नहीं पाओगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होता है। और अगर आपकी कनेक्टिविटी बन जाती है तो इंटरेस्ट भी आता है, याद भी रहता है, आप राइटिंग भी कर पाते हो, सिलेक्शन भी होता है। तो ये मेरा अपना मानना है। हालांकि बहुत लोग सिलेक्ट भी हो जाते हैं, इस विधि को नहीं अपना पाते हैं, वो तो अपना मेहनत से पढ़ते रहते हैं, कई वर्ष लगते हैं। मुझे लगता है कि यह विधि वो भी अपनाते तो उनके लिए काम सरल हो जाता। इसलिए आप लोग इस विधि को छोड़ना मत कभी भी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। तो एक तो हुआ ये। अब मैंने वहां पर तुमको ऑटोमन साम्राज्य, हैब्सबर्ग साम्राज्य और रूसी साम्राज्य बताया था। तो ऑटोमन साम्राज्य को बाल्कन समस्या मैं तुमको बता चुका हूं, तुम सभी लोगों को याद है। मैं पूछूंगा तुम लोग बिल्कुल हाँ बोलोगे, तो इसलिए मैं पूछ ही नहीं रहा। तो लेकिन मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, मुस्तफा कमाल पाशा के आगमन से पहले तक मैंने ऑटोमन साम्राज्य को टूटते हुए बताया था। मैंने कल परसों क्वेश्चन ही पूछा था, उसने बड़ा स्मार्टली जवाब दिया था कि 6 नेशन उससे स्वतंत्र हो गए थे। तो जो टूटना था ऑटोमन साम्राज्य को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक टूट गया, अब बन गया तुर्की, उसको छोड़ दो। हैब्सबर्ग साम्राज्य को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब तोड़ा गया तो उसे कितने राष्ट्र निकले थे याद करो पेरिस शांति सम्मेलन में। जरा इसको तुम बता दो मुझे कि जब हैब्सबर्ग साम्राज्य को तोड़ा गया, विघटित कर दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेंट जर्मेन की संधि में, तो उसे कितने राष्ट्र निकल कर आए थे? बी फास्ट, नंबर बताओ, केवल नंबर टाइप करो, कितने राष्ट्र निकल कर आए थे? यस, गुड, 4 राष्ट्र, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया। याद रहेगा। अब मैं तुमको यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया के टूटते भी बताऊंगा। अभी यूगोस्लाविया चेकोस्लोवाकिया नहीं है, कब टूटा। और मैं जो आपको ऑटोमन साम्राज्य का राज बताया उसको आप मैप पर खोजिए, यूनान आपको मिलेगा, यूनान मिलेगा आपको। पहला मैंने यूनान बताया था ऑटोमन साम्राज्य में, दूसरा याद करिए रोमानिया बताया था, हम देखिए मैप पर, यूरोप के मैप पर मिलेगा। फिर तीसरा मैंने बताया था सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो, बीच में वो चला गया था, सर्बिया मॉन्टेनेग्रो यूगोस्लाविया का भाग हो गया था, जो यूगोस्लाविया बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन फिर टूट गया वो 1993 में यूगोस्लाविया टूट गया। अब सर्बिया मॉन्टेनेग्रो फिर मिलेगा आपको। और फिर उसके बाद मैंने बुल्गारिया बताया था, मिलेगा, अब देखिए मानचित्र पर। और लास्ट अल्बानिया बताया था, वो भी मिलेगा। और इधर ऑस्ट्रिया आपको मिलेगा, हंगरी मिलेगा, लेकिन यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया टूट गया। चेकोस्लोवाकिया को टूटने के बाद एक चेक रिपब्लिक बना और दूसरा स्लाव रिपब्लिक बना, जो अभी है मानचित्र पर, वो आगे बता दूंगा। वो जानना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बिना उसको जाने हुए तुम कैसे समझ पाओगे अंतरराष्ट्रीय संबंध। अभी फिर सर्बिया का प्रॉब्लम उभरा हुआ है, फिर सर्बिया और कोसोवो संकट। आपको जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो आज भी कोसोवो संकट मिलेगा। इतिहास हमको नहीं भूल सकते। इतिहास जो क्या कहोगे, बर्डन ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। बर्डन ऑफ हिस्ट्री का मतलब कि हिस्ट्री में जो बर्डन हमारे मत्थे है वो हर बार उभर कर आता है। दुनिया में आज यूक्रेन और सोवियत रूस के बीच ही रूसी गणतंत्र के बीच वॉर और तनाव देख रहे हो, ये भी बर्डन ऑफ हिस्ट्री है, ये समाप्त नहीं हुआ है। तो रियायत की नीति है नेप। और दूसरा तुम देखते हो तो वही मैंने बताया कि
ऑटोमन साम्राज्य टूट गया, हैब्सबर्ग साम्राज्य टूट गया, लेकिन एक साम्राज्य बचा हुआ था और वो साम्राज्य था अभी जिसका नाम था रूसी साम्राज्य। पहले तो वहां का जो जार था रोमनाव वंश का शासक, वो डंडे के बल पर शासन करता रहा, लेकिन उसमें जो सबसे मेजॉरिटी पॉपुलेशन था वो था स्लाव, और बाकी सब बहुत सारे अल्पसंख्यक समूह थे। तो अल्पसंख्यक समूह स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, लेकिन जार की सरकार ने उनको डंडे के बल पर दबाया हुआ था। लेनिन ने, क्योंकि लेनिन को क्या चाहिए था, वो एक बोल्शेविक सरकार को स्थापित किया, तो लेनिन को चाहिए था कि भाई उसको समर्थन चाहिए था। लेनिन को लगता था कि नहीं, हमें समर्थन चाहिए, क्योंकि जब तक उनका समर्थन लेनिन को नहीं मिलता लेनिन आगे नहीं बढ़ पाता। तो लेनिन को उनका समर्थन चाहिए। तो लेनिन ने क्या किया कि अल्पसंख्यक समूह को खुश करना चाहा कि भाई ये अल्पसंख्यक समूह राष्ट्रीय की मुख्य धारा में आ जाएंगे, तो उनको मेजर कंसेशन दिया, जो कभी मार्क्सवाद में वो कंसेशन अलाउड नहीं था। क्यों? जैसे मार्क्सवाद में दो ही पहचान होती, या तो आप बुर्जुआ हो या सरभारा हो। वहां पर आपको भाषाई समूह, भाषाई पहचान, सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक पहचान, नस्लीय पहचान के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन इसने मार्क्सवाद के सिद्धांत को ताक पर रखते हुए अलग अलग अल्पसंख्यक समूह की उनकी भाषाई और नस्लीय पहचान को स्वीकार किया और उनको अलग अलग 15 गणतंत्रों में रखा और 15 गणतंत्रों का संघ सोवियत रूस को घोषित किया, जिसमें विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों की पहचान को स्वीकृति दी गई। आपको पता है कि अल्पसंख्यक समूह को संतुष्ट करने के लिए लेनिन ने अपने नए संविधान में सैद्धांतिक तौर पर गणतंत्र को स्वतंत्र होने का भी अधिकार दे दिया। इस वजह से 1993 में और 1991 में जब ये गणतंत्र स्वतंत्र हो रहे थे और सोवियत रूस का विघटन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रेरणा मिल रही थी उस सोवियत रूस के पहले संविधान से जो लेनिन ने बनाया था, जिसमें कि डिफरेंट रिपब्लिक्स को राइट टू सेसेशन मिला हुआ था। तो यह मैं आपको बताना चाहता था और मुझे लगता है कि यह तथ्य आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो ये हुआ आपकी रियायत की नीति, और रियायत की नीति में विभिन्न अल्पसंख्यक समूह की पहचान की स्वीकृति। तो ये दो उसने रियायत की नीति दी। क्रांति को संगठित किया। अब देखो 1924 में लेनिन का डेथ हो गया। लेनिन के डेथ होने के बाद उसका जो चोजियन सक्सेसर था वो था ट्रोट्स्की। तो लेनिन के बाद कायदे के हिसाब से ट्रोट्स्की को उसके उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित होना चाहिए था, लेकिन तभी एक महत्वाकांक्षी लीडर का उद्भव हुआ जिसका नाम था जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन ने ट्रोट्स्की और उसके सारे समर्थकों को रास्ते से हटा दिया और उसने एक तरह से पार्टी में की सफाई कर दी। जो जो ट्रोट्स्की के समर्थक थे उसके थे, या तो उसको मार डाला या उसको कंसंट्रेशन कैंप में या उसको मेंटल एसाइलम भेज दिया, पागल खाने में दाखिला करवा दी। एक तरीका वो भी होता था दंड करने का, उसको पागल करार देकर पागल खाना भेज देना और उस पर इलेक्ट्रिक शॉक लगातार दिया जाता रहा, जिस कारण बेचारा वास्तव में पागल हो गया। यह भी एक टॉर्चर करने का उसका तरीका था। तो इस तरह से और 1927 तक वह सबसे सोवियत रूस के सर्वप्रमुख नेता के रूप में उभरा, कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव भी बना और सोवियत रूस का प्रेसिडेंट भी अपने आप को घोषित किया। लेकिन एक बात है, क्रूर तो बहुत ज्यादा था, क्रूरल बहुत ज्यादा था। आपको मैं बताऊंगा कि वह क्रूर तानाशाही सरकार स्थापित की। जो लेनिन ने एक पार्टी की तानाशाही की बात की थी, उसको उसने एक व्यक्ति की तानाशाही में बदल दिया। एक पार्टी की तानाशाही से उसने एक व्यक्ति की तानाशाही में बदल दिया, लेकिन फिर भी उसका एक फायदा मिला, क्योंकि वह एक स्वप्न दृष्टा भी था, विजनरी। उसने सोवियत रूस के आधुनिकीकरण की पूरी योजना रखी। तो पहले तो मैं बताऊं कि पहले क्या क्या परिवर्तन लाया। तो पहला, उसने एक विचारधारा के स्तर पर परिवर्तन, विचारधारा के स्तर पर परिवर्तन। अब देखो विचारधारा के स्तर पर परिवर्तन क्या है, इसको स्पष्ट करूं। जैसे
मतलब विचारधारा के स्तर पर परिवर्तन यह था कि लेनिन ने, मतलब कार्ल मार्क्स ने, और कार्ल मार्क्स को लेनिन ने नारा दिया था विश्व क्रांति, और इसने नारा दिया विश्व क्रांति बनाम, विश्व क्रांति बनाम एक देश में समाजवाद। मतलब उसका नारा था कि वर्ल्ड रेवोल्यूशन वर्सेस सोशलिज्म इन अ सिंगल कंट्री, वर्ल्ड रेवोल्यूशन वर्सेस सोशलिज्म इन अ सिंगल कंट्री, मतलब विश्व क्रांति बनाम एक देश में समाजवाद। मतलब उसका ये कहना था कि देखिए, हम लोग विश्व क्रांति की बात करें, स्टालिन का कहना था मेंटली अलर्ट रहना। दोनों से मैं यही उम्मीद करता हूं कि 1 घंटे 20 मिनट जो मेरा क्लास चलता रहे उसमें टोटल अपना मेंटल अटेंशन दिए रहो। हालांकि काम 1 घंटे 20 मिनट कंसंट्रेशन बना के रखना मुश्किल होता है थोड़ा, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो मुश्किल नहीं होगा। तो उसमें हुआ ऐसा कि विश्व क्रांति बनाम एक देश में समाजवाद से हमारा आशय यह है कि उसका कहना था कि देखिए, हम बार बार जो विश्व क्रांति की बात कर रहे हैं, इससे पश्चिम के पूंजीवादी देश भयभीत हो चुके हैं, और संभव है कि मिलजुल कर वो सोवियत रूस पर हमला कर दे, और सोवियत रूस अभी तैयार नहीं है, तो अभी उतना ताकतवर हुआ नहीं है। तो पता चला हम चले विश्व क्रांति करने, और तब तक पश्चिमी देश हमला करके हमारी कमजोरी का लाभ उठाकर हमें दबा दे, और साम्यवाद की भ्रूण हत्या हो जाए। भ्रूण हत्या मतलब कि पैदा होने, युवा होने से पहले ही मार दिया जाए। तो पहले ऐसा करते हैं, पहले हम सोवियत रूस में एक ताकतवर सोवियत रूस का बनाते हैं, ताकतवर राष्ट्र, और पहले समाजवाद के पिलर को सोवियत रूस में मजबूत करते हैं, और तब तक विश्व क्रांति के लक्ष्य को स्थगित कर देते हैं। एक देश में समाजवाद को मजबूत करते हैं, और जब एक देश में समाजवाद मजबूत हो जाएगा तो हम विश्व क्रांति के लक्ष्य पर बढ़ जाएंगे। ये उसका कहना था। मतलब पहले हम घर में दिया जलाए कि मंदिर में दिया जलाए। अब माय स्टूडेंट्स, मेंटली अलर्ट हो आप लोग। अब इसको कहते हैं कि उसने जो विश्व क्रांति के लक्ष्य को स्थगित किया, वो परमानेंटली डिसमिस हो गया, और फिर समाजवाद, जिसकी कल्पना कहीं मार्क्स ने की थी, दुनिया के मजदूरों एक हो, शुरू से ग्लोबलिज्म की बात करता था, वह समाजवाद ने रूसी राष्ट्रवाद के साथ समझौता कर लिया, और फिर एक बार राष्ट्रवाद और समाजवाद ये दोनों परस्पर मिल गए। मतलब जो राष्ट्रवाद समाजवाद है, वो समाजवाद ने विश्व क्रांति के मॉडल को छोड़ दिया और राष्ट्रवाद के साथ समझौता कर लिया। सो दैट इज द पॉइंट। आई थिंक कि आर यू क्लियर? यही चीज मैं बताना चाहता था। पहले आप अंकुर को एश्योर करिए कि इस पॉइंट को आप समझ गए। रूसी, अब याद कर लीजिए कि समाजवाद ने अपना विश्व क्रांति वाले जामा को छोड़ दिया और उसने कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के साथ समझौता कर लिया। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या यह पॉइंट आप लोगों का क्लियर हुआ? ओके है? तो यही देखो, यही बदलाव हुआ साम्यवाद में, कैसे कैसे गति चलेगी। यू पीपल हैव टू बी केयरफुल कि हाउ इट इज गोइंग टू चेंज, हाउ इट इज अंडर गोइंग टू चेंज। अब एक देश में समाजवाद प्रमुख हो गया और जो विश्व क्रांति का लक्ष्य है वो विश्व क्रांति का लक्ष्य छूट गया। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो राष्ट्रवाद की शक्ति के सामने समाजवाद भी हार गया। राष्ट्रवाद सबसे ताकतवर विचारधारा निकली। ध्यान रखना, समाजवाद ने भी घुटने टेक दिए राष्ट्रवाद के समक्ष, राष्ट्रवाद आगे बढ़ गया। तो
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये हो गया। अब उसने सोचा कि भाई देखो, एक देश में समाजवाद को मजबूत करना है तो सोवियत रूस का आधुनिकीकरण करना होगा। और आधुनिकीकरण करने के लिए उसने कहा कि सबसे पहले तीव्र औद्योगिकरण करना होगा, रूस का कायाकल्प करना होगा औद्योगिकरण करके। अब जानते हो औद्योगिकरण की उसने एक लंबी चौड़ी योजना बनाई। और लंबी चौड़ी योजना कैसे बनाई? तो उसने एक जो औद्योगिकरण का एक मॉडल अपनाया, उस मॉडल को बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल, जो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित था। टू सेक्टर मॉडल, दो क्षेत्रक, टू सेक्टर मॉडल, दो क्षेत्रक मॉडल। दो क्षेत्रक मॉडल का कहना यह था कि हमें पहले चरण में पूंजीगत अथवा पूंजीगत उद्योगों की स्थापना करनी है। तो पूंजीगत उद्योग और उपभोक्ता संबंधी उद्योग का अंतर मैं आपको बता चुका हूं। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसके उत्पाद सीधे तौर पर उपभोक्ता तक नहीं पहुंचते हैं। उसका जो आउटपुट होता है वो दूसरे उद्योगों का इनपुट होता है। और फिर उससे जब पहला क्षेत्र, जब बहुत सारे आपके पूंजीगत उद्योग स्थापित हो जाएंगे, तो मानना है कि उसके बाद दूसरी पीढ़ी के उद्योग स्थापित होंगे जो उपभोक्ता संबंधी उद्योग होंगे। तो आपके यहां उपभोक्ता संबंधी सामग्रियों की बहुतायत हो जाएगी, जब बड़े बृहद पैमाने पर उत्पादन होगा। लेकिन जब तक औद्योगिकरण के पहले चरण में आपको उपभोक्ता संबंधी सामग्रियों की कठिनाइयां झेलनी होगी। एक तो क्या होगा कि जैसे आप अगर पूंजीगत उद्योग की स्थापना करते हो तो एक उसमें उसका एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। मतलब उस उद्योग को, और बहुत ज्यादा रिसोर्सेस। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का मतलब है कि उसका जैसे अभी बनाना शुरू करोगे तो 10 वर्ष में प्रोडक्शन होगा, मतलब लंबा समय लेता है। और दूसरा बहुत रिसोर्सेस लगता है। तो रिसोर्सेस लगता है, उतने रिसोर्सेस कहां से लाओगे? तो अपना उपभोग को काटोगे ताकि लोगों में सेविंग हो, उस सेविंग को लगाओगे उत्पादन में। अब देखो दिक्कत क्या थी कि जैसे पूंजीवादी देशों ने जो औद्योगिकरण किया था तो उनको दो लाभ मिले थे जो सोवियत रूस को नहीं मिलने वाला था। एक तो अगर एक पूंजीवादी देश अगर औद्योगिकरण कर रहे हैं तो दूसरा पूंजीवादी देश से कर्ज भी ले सकते हैं। सोवियत रूस को कर्ज नहीं मिलना था क्योंकि वो साम्यवादी था, आउटकास्ट की तरह डील किया जाता था। दूसरा कि ये जितनी भी जिसमें उन्होंने औद्योगिकरण किया पश्चिम के पूंजीवादी देशों ने, उस समय उनके पास बड़े बड़े उपनिवेश थे। अब इसके पास तो उपनिवेश है नहीं। क्यों उपनिवेश नहीं है? क्योंकि ये तो अपने आप को गरीबों का मसीहा मानता है सोवियत रूस, कि हम तो भाई गरीबों के मसीहा है। तो इसने अपने अपने उपनिवेशों को तो स्वतंत्र कर दिया है। सोवियत रूस ने अपने उपनिवेश को स्वतंत्र कर दिया, जिस समय साम्यवादी सरकार बनी, लेनिन की सरकार, तो पहले उपनिवेशों को मुक्त कर दिया। अब जब उपनिवेश उसके मुक्त हैं तो रिसोर्सेस उपनिवेश से आने नहीं, तो उपनिवेश तो कहां से रिसोर्सेस लाएगा वो देखो। तो और चूंकि पश्चिमी देश उसके हाथों मशीन नहीं बेचेंगे, इसलिए उसने दो क्षेत्रक मॉडल को अपनाया कि पहले चरण में हमें मशीन का उत्पादन करना है, और जो पहले चरण में जिन मशीनों का उत्पादन होगा वो दूसरे चरण का इनपुट बनेगा, और तब उपभोक्ता संबंधी सामग्रियां बनेगी। लेकिन माय स्टूडेंट्स, जिन जिन देशों ने इस पद्धति को अपनाया उसमें उपभोक्ता संबंधी सामग्रियों की बेहद कमी हो गई, क्योंकि पहले चरण के औद्योगिकरण में ही, पहले क्षेत्रक में ही जो जिसको बोलते हो मतलब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की स्थापना में उनके इतने रिसोर्सेस लग गए, इतना टाइम लग गया कि दूसरी पीढ़ी का उद्योग आए ही नहीं। तो उपभोक्ता संबंधी सामग्रियों की कमी रही, रसा में भी रही। उसी मॉडल को भारत ने अपनाया जवाहरलाल नेहरू के अधीन, जिसको नेहरूवादी आर्थिक मॉडल कहते, जो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बताया था। तो इनके हमारे यहाँ भी उपभोक्ता संबंधी सामग्रियों की बेहद कमी हो गई थी। तो ये सब चेंजेज आपको देखने को मिलते हैं बेसिकली। अब ये रिसोर्सेस कहां से लाए भाई इतना तीव्र औद्योगिकरण करने? तो इसने बताया कि भाई कर्ज तो मिलेगा नहीं, हमारे पास कोई दूसरा साधन है नहीं, तो हम एग्रीकल्चर में सरप्लस पैदा करें। तो इसने तीव्र औद्योगिकरण के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भूमि सुधार, कृषि सुधार कार्यक्रम शुरू किया। और कृषि सुधार कार्यक्रम में जानते हो इसने क्या किया? उसको कहते हैं भूमि का सामूहिकीकरण।
भूमि का समूहीकरण, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड। अब भूमि का समूहीकरण का मतलब है कि जितनी भी निजी भूमि है किसानों का उसको समाप्त कर दो। मतलब पूरी जो वो लेनिन का जो मॉडल था, आर्थिक मॉडल, इसको छोड़ दिया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कार्ड किया। अब सारी जो रिसोर्सेज, जो सारे राज्य के लैंड है, खेती है, उस सबको सामूहिक नियंत्रण में ला दिया, निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया। और किसान, जैसे किसी किसान के पास 10 एकड़ भूमि है, किसी के पास 15 एकड़, किसी के पास 5 एकड़, किसी के पास 50 एकड़, तो सबकी भूमि को मिलाकर एक सामूहिक खेती बननी, भूमि का सामूहिकीकरण कहते हैं। वो सहकारी खेती जिसको बोलते हो, और सब मिलजुल कर उत्पादन करेंगे और फिर उनको उपभोग के लायक उसी भूमि से मिलेगा और राज्य के निरीक्षण में होगा। तो जानते हो, इंसान का एक फितरत होता है कि निजी संपत्ति के प्रति उसका नेचुरल आकर्षण होता है। हम हैं, तुम हो, कोई हो, 2 एकड़ ही जमीन है, लगता है चलो अपना है, इसको मैं सार्वजनिक कैसे बनाऊं। तो शुरू में किसानों ने बहुत प्रतिरोध किया, और विशेषकर जो धनी किसान थे उनके तो अच्छे खासे लैंड जा रहे थे, तो धनी किसानों की ओर से बहुत ज्यादा प्रतिरोध हुआ। धनी किसानों की ओर से बहुत ज्यादा प्रतिरोध हुआ। धनी किसानों की ओर से इतना ज्यादा प्रतिरोध हुआ कि उन्हें कुल मिलाकर स्टालिन ने बहुत कठोर नीति अपनाई और बल प्रयोग इतना अधिक किया। जानते हो, 10 लाख लोगों को मारवा डाला, 10 लाख लोगों को, और 50 लाख जो धनी किसान थे जो प्रतिरोध कर रहे थे उनको साइबेरिया निर्वासित कर दिया। साइबेरिया एक ठंडक वाली जगह है और बहुत इंटीरियर रीजन था, वहां पर निर्वासित कर दिया। लेकिन बड़ी कठोरता से उसने भूमि के सामूहिकीकरण के कार्यक्रम को पूरा कर लिया। और जानते हो, 1928 में उसने आर्थिक आयोजन लाया, इकोनॉमिक प्लानिंग। दुनिया में आर्थिक आयोजन किसने लाया? सोवियत रूस ने। हम लोगों ने भी योजना अपनाई। एक योजना आयोग हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन, जो आप लोग एकेडमिकली सक्रिय है उससे पहले समाप्त हो गया। 1914 में वो समाप्त हो गया। अब आ गया नीति आयोग। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग, जो जिसको कहते हो प्लानिंग कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन बेसिकली 1950 में बना था और मोदी जी ने 2014 में इसको समाप्त कर दिया। तो उसकी भी उम्र उतनी ही थी जितनी मोदी जी की थी, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम था। तो ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग दुनिया में आई, सोवियत रूस का योगदान है। सोवियत रूस ने पूरी इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज कर दिया राज्य के अधीन, और हर सेक्टर को बांट दिया कि राज्य के अधीन क्या करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, किस क्षेत्र में कितना प्रोडक्शन होना है। मैंने इससे पहले उत्पादन बाजार के द्वारा निर्धारित होता था, लेकिन सोवियत रूस में इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत वो राज्य के द्वारा निर्धारित होने लगा। मतलब देखो, जो कैपिटलिस्ट मॉडल है ना, कैपिटलिस्ट मॉडल कहता है कि आप उत्पादन को बाजार की शक्तियों पर छोड़ दो। बाजार अगर कपड़े का डिमांड करेगा तो कपड़े का प्रोडक्शन होगा, बाजार अगर जूते का डिमांड करेगा तो जूते का प्रोडक्शन होगा। लेकिन जो समाजवादी मॉडल है, रूसी समाजवादी मॉडल, उसने कहा नहीं, राज्य निर्धारित करेगा, लोगों की आवश्यकता को देखते हुए राज्य निर्धारित करेगा कि कितना प्रोडक्शन होना है, क्या प्रोडक्शन होना है और किस मात्रा में प्रोडक्शन। तो उसका जो पॉलिसी थी उसको समाजवादी आर्थिक नीति कहते हैं, जो लागू किया। अब देखो, इसका दोनों पक्ष है। नकारात्मक पक्ष यह है कि बड़ी क्रूरता दिखाई, बहुत सारे लोगों को मार डाला, रास्ते से हटा दिया। मतलब हिटलर ने 50 से 60 लाख यहूदी और जिप्सियों को मारा था, और स्टालिन ने भी कितने 20-25 लाख लोगों को मरवा डाला था। तो स्टालिन भी उससे कम क्रूअल नहीं था। लेकिन स्टालिन का एक तो था कि इसका उद्देश्य नोबल था कि लोगों का कल्याण हो, मतलब इकोनॉमी, सोवियत रूस में गरीबों का उत्थान हो। और नंबर दूसरा ये था कि इसको कहते हैं स्वप्न दृष्टा था, मतलब विजनरी था। इसको ये लग रहा था, पता नहीं इसके दिमाग में बात बैठी हुई थी कि हम सोवियत रूस पर हमला होगा, और हमला होगा तो पश्चिम से होगा, उन्हें जर्मनी के साइड से होगा। उसके दिमाग में बात बैठी हुई थी। तो उसने उद्योग भी जो स्थापित किए थे वो अधिकांशतः पूरब के साइड, कि कल को अगर पश्चिम से हमला हो
तो हमारे उद्योग सुरक्षित रह जाए। और जानते हो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो सोवियत रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक तरह से उसको पराजित कर दिया। जर्मनी को हराने का श्रेय स्टालिन और सोवियत रूस को है, जो अन्यथा संभव नहीं था। उसने अगर इतने अच्छे ढंग से पराजित किया तो कहीं ना कहीं इसकी विजय का जो उद्देश्य है या इसका जो विजय संभव हुआ कैसे हुआ, अन्यथा तो नहीं होता। तो इट्स विक्ट्री बिकेम पॉसिबल, इट वॉज इट सेल्फ अ वेरी ग्रेटर थिंग, यू नो। और ये विजय इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इसने अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेस को इतना बढ़ाया था। हिटलर को हराने का श्रेय इसको मिलता है। तो दोनों चीजें, तो ये पार्ट तो हो गया। अब यहां पर एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोगों को जानना है, और वो है कि रूस की क्रांति का महत्व, जो मैंने आपको पॉइंट में दे दिया है। और आर्थिक आयोजन ये सब आपने पढ़ा होगा। देखो ये प्रभाव एवं महत्व, मैंने देखो प्रभाव और महत्व में थोड़ा फर्क है। प्रभाव और महत्व में फर्क क्या होता है पता है? जैसे महत्व में केवल अच्छी बातें होगी, अगर उसमें नकारात्मक पक्ष देते हो तो महत्व नहीं चलेगा। प्रभाव में अच्छी और नकारात्मक दोनों बातें होगी, और महत्व में केवल और केवल अच्छी बातें होगी। दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस या महत्व। तो यह विश्व की पहली सर्वहारा क्रांति थी। इस क्रांति के माध्यम से मार्क्सवादी विचारधारा को पहली बार वास्तविकता का जामा पहनने का अवसर मिला। मतलब अब ये बहुत ही नेचुरल, आप समझ ही गए होंगे कि ये पहली सर्वहारा क्रांति थी, सफल सर्वहारा क्रांति, सफल पहली सफल सर्वहारा क्रांति थी। और इस माध्यम से मार्क्सवादी विचारधारा को पहली बार वास्तविकता का जामा का मतलब यह हुआ कि पहली बार कोई दुनिया में मार्क्सवादी सरकार स्थापित हुई। दूसरा, रूस की क्रांति के पश्चात यूरोप विचारधारा के स्तर पर इस कदर विभाजित हो गया, जैसा कि धर्म सुधार आंदोलन के बाद, धर्म सुधार आंदोलन की जगह मैं कर देता हूं प्रोटेस्टेंट आंदोलन। अब आपको भी याद हो गया होगा, प्रोटेस्टेंट आंदोलन के बाद तो आपको पता है कि यूरोप विचारधारा के स्तर पर रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच बट गया था। तो वही कह रहा है कि विचारधारा के स्तर पर यूरोप ऐसे बट गया जैसा प्रोटेस्टेंट आंदोलन के समय से नहीं बटा था। तीसरा, बोल्शेविक क्रांति की सफलता के पश्चात विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा का तेजी से प्रसार हुआ। जो एक बार कम्युनिज्म जो स्थापित हो गया, इस विचारधारा का तेजी से प्रसार हुआ सोवियत रूस में एक जब बोल्शेविक सरकार स्थापित हुई तो। चौथा, इस क्रांति के पश्चात सोवियत रूस ने आर्थिक आयोजन तथा राज्य नियंत्रण के रूप में आर्थिक विकास का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किया, और विश्व आर्थिक मंदी के समय सोवियत रूस ने अपनी इस पद्धति के महत्व को स्थापित कर दिया। फिर सोवियत रूस की आर्थिक सफलता के पश्चात यह आर्थिक मॉडल विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से अपनाया जाने लगा। पूंजीवादी देशों ने विश्व आर्थिक मंदी से सबक लेकर समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं को ग्रहण कर लिया। अतः एक देश से रूस के साम्यवादी आंदोलन ने स्वयं पूंजीवादी पद्धति के स्वरूप को बदल दिया। देखिए, ये बात आपको समझ में आएगी जो मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, विश्व आर्थिक मंदी। एक्चुअली हुआ क्या कि सोवियत रूस ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इससे पहले बाजार की शक्तियां अर्थव्यवस्था चलाती थी। इसने पहली बार आर्थिक आयोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया, राज्य के नियंत्रण में उत्पादन शुरू किया। तो क्या हुआ कि इसका जो मॉडल है, और मैं बताऊंगा जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, दुनिया में अगर कोई एक देश बचा रहा उस डिप्रेशन से तो वो सोवियत रूस बचा रहा। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई की पॉलिसी कोई फॉलो नहीं कर रहा था। डिमांड और सप्लाई की पॉलिसी में अब तुम मान के चलते हो कि मार्केट चला रही है, तो मार्केट में डिमांड गिर गया। यहां भी सप्लाई राज्य दे रहा है और डिमांड भी राज्य क्रिएट कर रहा है, तो डिमांड गिरेगा कैसे? जैसे मैं उदाहरण बताता हूं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जैसे स्विट्जरलैंड में चेयर बनता है और बिकता है सिंगापुर में, तो ये तो अनुमान से प्रोडक्शन होता है कि भाई इतना, लेकिन हो सकता है कि कभी सप्लाई लाइन में डिस्टर्बेंस आ जाए, कभी डिमांड में गिरावट आ जाए, तो अचानक से पता चला कि
उसका चेयर का डिमांड गिर गया तो मंदी आ जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा मॉडल है, गांव का कोई बढ़ई है जो जिसका ग्राहक पहले से ही खड़ा है, ऑर्डर चेयर का मिला हुआ है और चेयर बना रहा है अपने ग्राहक के ऑर्डर को लेकर, तो उसको मंदी क्यों आएगी? उसका तो क्लाइंट सुनिश्चित है। तो जो समाजवादी मॉडल उसमें तो क्लाइंट सुनिश्चित है, तो उसमें वो मंदी आएगी ही नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा, वो आगे मैं ढंग से समझाऊंगा। और रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया को बल प्रदान किया। दूसरे शब्दों में, इसने उपनिवेशों को एक वैकल्पिक विचार एवं दृष्टिकोण प्रदान किया, जिसने उन देशों में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। मतलब आप देखोगे कि जो उपनिवेश मुक्ति का आंदोलन चला है, उसमें पूंजीवादी विचारधारा से प्रेरणा मिली, उससे ज्यादा समाजवादी विचारधारा से प्रेरणा मिली। और फिर विशेषकर लेनिन जो उपनिवेश के लोगों को नए सर्वहारा कहा, तो उपनिवेश मुक्ति को इससे बल मिला। तो इसने एक तरह से उपनिवेश मुक्ति को ही प्रोत्साहन दिया और आगे संपूर्ण विश्व विचारधारा के आधार पर विभाजित हो गया था। रूस में साम्यवादी पद्धति की स्थापना ने शीत युद्ध को प्रोत्साहन दिया। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध होगा, जो विचारधारा के आधार पर विश्व बट जाएगा। एक प्रभाव होगा, इसमें कुछ महत्व भी है, कुछ प्रभाव भी है। प्रभाव में सभी है और महत्व में, जैसे ये महत्व में नहीं होगा, क्योंकि शीत युद्ध होना कोई अच्छी बात थोड़ा है, महत्व में केवल उसकी अच्छी बात। जैसे ये 5वां नंबर पॉइंट महत्व है, 4था नंबर पॉइंट महत्व है, 3रा नंबर पॉइंट महत्व है, ये महत्व नहीं। 2रा नंबर पॉइंट प्रभाव है, महत्व नहीं। विचारधारा का बटना कोई महत्व थोड़ा है। पहला, तीसरा, चौथा और 5वां, पहला, तीसरा, चौथा और 5वां पॉइंट महत्व है और बाकी 6 के 6 पॉइंट प्रभाव है, जिसमें दो जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं है, बुरा प्रभाव है, इसलिए उसको हम महत्व नहीं रख सकते। दोनों का अंतर समझ गए? तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद अब आपका आता है लेनिन की नव आर्थिक नीति ने 1921 में स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात भारत द्वारा अपनाई गई नीतियों को प्रभावित किया था। मूल्यांकन कीजिए। तो लेनिन ने का नारा था वही 2 सेक्टर मॉडल लेनिन ने भी कहा था, तो उसमें मशीन फॉर मशीन सेक का नारा दिया था। और बाद में जो पीसी महालानोबिस ने जो मॉडल को अपनाया वो लेनिन के आर्थिक मॉडल से था, जो हमारे नेहरूवादी आर्थिक मॉडल जिसको कहते हो। तो यही इस क्वेश्चन का डिमांड है। लेनिन की नव आर्थिक नीति इस रूप में विशिष्ट थी कि इसने न केवल सोवियत रूस तथा आगे पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों के लिए आर्थिक विकास का एक मॉडल तैयार किया, अपितु इसने भारत जैसे नव स्वतंत्र राष्ट्र पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। इसने भारतीय आर्थिक नीति को एक नई दिशा दे दी। लेनिन के नव आर्थिक मॉडल के 2 महत्वपूर्ण पहलू थे। प्रथम, 2 क्षेत्रक मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल, जिसे फेल्डमैन मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल के तहत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को अर्थव्यवस्था में जगह दी गई। मतलब इसको कह सकते हो कि दोनों उद्योग। फिर दूसरा पहलू था पूंजीगत और भारी उद्योग की स्थापना, जिसका उद्देश्य था भावी और औद्योगिकरण का रास्ता तैयार करना। अर्थात पूंजीगत उद्योग की स्थापना के पश्चात उपभोक्ता संबंधी उद्योग की स्थापना को स्वाभाविक परिणाम के रूप में देखा गया। इसे दूसरी पीढ़ी का औद्योगिकरण कहा गया। भारत ने स्वतंत्रता के शीघ्र बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सोवियत रूस के आर्थिक मॉडल को विशेष महत्व दिया। पीसी महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भारत के भावी औद्योगिकरण का मॉडल तैयार किया, जो 2 क्षेत्रक मॉडल तथा पूंजीगत उद्योगों पर आधारित था। भारत के औद्योगिकरण में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों को महत्व दिया गया तथा भारी उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया। इसे भारत के भावी औद्योगिकरण के लिए आवश्यक तैयारी माना गया। आरंभ में यह मॉडल सोवियत रूस और भारत दोनों ही क्षेत्रों में सफल रहा, किंतु आगे सोवियत रूस के साथ साथ भारत में भी इस आर्थिक मॉडल में एक प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो गया। यहाँ भी स्कार्सिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स हो गया, यहाँ भी व्यवधान हुआ, सोवियत रूस में भी व्यवधान हुआ था। तो ये आपका, इसको पढ़ने पर आपको कुछ नहीं, ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अंकुर कोई डाउट भी है? तो अब तो माय स्टूडेंट्स 5 मिनट टाइम बचा, तो उसमें नया टॉपिक क्या शुरू करूं? पहले तो आपको क्वेश्चन दे दूं कल के लिए। अब देखो, फ्रांस की क्रांति ने मानव स्वतंत्रता मानव स्वतंत्रता मानव स्वतंत्रता की घोषणा की थी, वहीं
रूस की क्रांति ने उस स्वतंत्रता के अर्थ का विस्तार किया। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्द। मतलब फ्रांस की क्रांति ने मानव स्वतंत्रता की घोषणा की थी, वहीं रूस की क्रांति ने उस स्वतंत्रता के अर्थ का विस्तार किया। टिप्पणी कीजिए। तो एक ने मानव स्वतंत्रता की घोषणा की है, दूसरे ने उस स्वतंत्रता के अर्थ का विस्तार किया। एक टॉपिक अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है और इसको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर, ऐसा नहीं इसमें कोई घटनाक्रम, मतलब इसको घटनाक्रम तो दोगे, थोड़ा सा उदाहरण तो देना ही पड़ेगा। दोनों में स्वतंत्रता की घोषणा और स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार का क्या मतलब है, तो ये सेंस से पकड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है। तो अंकुर जरा पूछो मेरे स्टूडेंट से कि इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, इस पर सोच पाएंगे, सोचने की स्थिति में है? ट्राई करेंगे। ओके गुड। तो मैं स्टूडेंट्स अभी तो 3-4 मिनट बचा हुआ है, लेकिन मैं यहीं पर अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं, क्योंकि अब आज तो इससे आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। सो आई हैव टू स्टॉप हियर एंड आई विल सी यू टुमारो। आप लोग अपना वही मनोबल बनाए रखिए और बौद्धिक जुगाली को हमेशा जारी रखिएगा। इन सभी को प्रिजर्व करना है। लास्ट क्लास में आप हमको आश्वासन दे रहे हो और एश्योर कर रहे हो कि अब आप इंटीग्रेटेड हो गया और आपको कॉन्फिडेंस आ गया। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो।